आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, तीसरे चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो के साथ हम फोर्थ नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन स्वास्थ्य ये जो चौथा चैप्टर है, ये 2 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के साथ हम ये चौथा जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन संबंधी स्वास्थ्य अर्थात जनन से संबंधित सभी अंगों, किस तरह से जनन तंत्र कार्य करता है, उससे संबंधित सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से कार्य करें तो उसको हम कैसे बनाए रखें। अब चूंकि माता को निषेचन से लेकर 9 महीने तक भ्रूण का विकास और फिर प्रसव की क्रिया, संपूर्ण कार्य माता को करने पड़ते हैं। तो माता का स्वस्थ रहना, उसके जनन संबंधी स्वस्थ रहना उसको बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए माता के जनन संबंधी स्वास्थ्य मतलब उसके जितने भी जननांग है वो जननांग सही तरीके से कार्य करें। तो उसको हम किस तरह से स्वस्थ रखें, तो इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं और कौन कौन से साधन वर्तमान में मौजूद है, उसकी सारी डिटेल हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है सभी जनन अंगों का स्वस्थ होना, बिल्कुल उनका हेल्दी होना। जितने भी जननांग है, चाहे वो अंडा से हो, चाहे वो अंडवाहिनी हो, चाहे गर्भाशय हो, जितने भी जननांग है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और उनका सामान्य रूप से कार्य करना होता है, मतलब वो सामान्य रूप से कार्य कर सकें, तो उनका नॉर्मल काम हो और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो इसको अपन कहते हैं जनन स्वास्थ्य कहेंगे। अब ये जनन स्वास्थ्य, इनको कैसे स्वस्थ रखा जाए या वो किस तरह से सामान्य रूप से कार्य करते रहे, तो उसके लिए हम इसके अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है। तो WHO के द्वारा जनन स्वास्थ्य का अर्थ समझाया गया है कि WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलू का मतलब है चाहे वो उस युग्मकों का निर्माण हो, चाहे निषेचन हो, चाहे भ्रूण का रोपण हो, चाहे भ्रूण का विकास हो, प्रसव हो, वो सारे पहलू आ गए इसके अंदर। तो वो सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब टोटल उसमें हेल्थ आ जाती है, जिसमें शारीरिक, उसके फिजिकल मतलब शारीरिक हेल्थ, उसकी भावनात्मक, उसके व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य इसके अंतर्गत आता है। तो WHO ने जन स्वास्थ्य का मतलब ये समझाया है कि किसी महिला का जनन स्वास्थ्य है वो अच्छा है। इसका मतलब है कि उसके जनन के सभी पहलू स्वस्थ हैं और उसका इसके साथ उसका पूरा शारीरिक, उसका भावनात्मक और व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी सही है। तो ये WHO के द्वारा अर्थ समझाया गया है जनन स्वास्थ्य का। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं और कार्य नीति पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, कि जनन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और उनके लिए फिर क्या कार्य नीति अपनाई गई है, तो वो देखेंगे। देखिए, विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए 1951 में परिवार नियोजन अर्थात फैमिली प्लानिंग नामक कार्यक्रम को उन्नत एवं व्यापक कार्य योजना के साथ शुरू किया। मतलब भारत ऐसा वर्ल्ड में ऐसा देश था जिसने जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया। और जनन स्वास्थ्य का मतलब है माता के स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखना है, इसको एक लक्ष्य बनाकर काम किया गया। और उसके तहत 1951 में एक योजना प्रारंभ की गई, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग, जो 1951 में इसका काम हुआ था और इसको 1952 में लॉन्च कर दिया गया, देश में इसको लॉन्च कर दिया गया था। अब इस कार्यक्रम को क्या है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम और चलते थे। तो इस कार्यक्रम इतना ये प्रसिद्ध हो गया कि इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण अर्थात फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कार्यक्रम को यानी परिवार नियोजन को फैमिली वेलफेयर या परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, इसमें और अधिक कार्यक्रम जुड़ते चले गए, इसको और व्यापकता दी गई। अब इस कार्यक्रम को और अधिक उन्नत बना दिया गया, इसमें बहुत सारी टेक्निक आ गई, बहुत सारे इसके अंदर कार्यक्रम आ गए, बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएँ आ गई, तो और अधिक उन्नत और व्यापक बनाया गया है। अब ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य,
मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब हम जो फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम है उसको एक व्यापक रूप दे दिया गया है। अब इस कार्यक्रम को RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव और उसके साथ साथ जो बच्चे की हेल्थ होती है उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो माता और शिशु दोनों का हेल्थ अच्छा रहे, तो इसके लिए ये कार्यक्रम और ज़्यादा व्यापक बना दिया गया है। अब इसको RCH अर्थात रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाती है और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जननात्मक मतलब सही तरीके से माता जनन कर सके, बच्चा भी स्वस्थ हो, माता भी स्वस्थ हो, उसके लिए अनेक तरह की सुविधाएं, अनेक तरह के प्रोत्साहन, अनेक तरह की टेक्निक प्रदान की जाती है इस कार्यक्रम के तहत। इस कार्यक्रम को विभिन्न सर्वे एवं दृश्य यानी ऑडियो विजुअल, जो सुनने वाले जैसे रेडियो है या टीवी के द्वारा बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पर, उसका प्रचार प्रसार होता है। और मुद्रित सामग्री यानी मुद्रित सामग्री जिसके अंदर कई तरह के पंपलेट्स होते हैं, अखबार के अंदर ये इसका प्रचार प्रसार होता है, तो उनकी सहायता से इसको प्रचारित किया जाता है। और अनेक गैर सरकारी संगठन जिनको अपन NGOs बोलते हैं, NGO, वो जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे NGO भी इस काम में लगे हुए हैं कि वो किस तरह से माता और बच्चे को स्वस्थ रखा जाए, जनन स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके तहत वो कार्य कर रहे हैं। तो ये था इसके अंदर आपका RCH या फैमिली प्लानिंग वाला कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में आखिर क्या क्या होता है, तो देखिए फैमिली जो ये कार्यक्रम है फैमिली प्लानिंग है, वो परिवार कल्याण, और अब इसको हम RCH बोल रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती है लोगों को, तो वो जानकारियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिले और यौन संबंधी जो फैली हुई भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सकें। तो यौन शिक्षा को पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को यौन संबंधी सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसके बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो भी दूर हो सके। तो इसकी शिक्षा है वो युवाओं को देनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत ये काम किया जाता है। किशोरावस्था में लड़के व लड़की के शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देना। तो जब जैसे ही किशोरावस्था आती है, लड़के के शरीर और लड़की के शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की जानकारी भी देनी चाहिए कि किशोरावस्था ऐसी एज होती है जिसके अंदर ये लक्षण आना स्वाभाविक होता है। तो ये लक्षण भी हमें इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों लड़कियों को दिए जाते हैं। देखिए सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं की जानकारी देना। यौन क्रिया सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, किस तरह से इनके साधनों का उपयोग किया जाता है, उन क्रियाओं की जानकारी भी इस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। एड्स अन्य यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देना। एड्स जैसे एक महामारी की तरह फैल रहा है, तो एड्स और अन्य जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में जानकारी देना और वो किस तरह से फैलते हैं, किस तरह से उनका बचाव संभव है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। विवाह योग्य आयु में ही विवाह करने की जानकारी देना। जैसे अभी 18 और 21 ईयर्स जो होती है, लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष, तो इस आयु में ही विवाह करना चाहिए। इस बात की जानकारी भी लोगों को दी जाती है कि कम उम्र में विवाह करने पर जो जनन तंत्र होता है वो सही ढंग से परिपक्व नहीं होता है, इसलिए ऐसी अगर स्थिति के अंदर जनन होता है तो माता के स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो इन तमाम बातों की जानकारी लोगों को दी जाती है। गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना। कई तरह के ऐसे गर्भ निरोधक आते हैं जो गर्भ का निरोध करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, तो ऐसे विकल्प बाज़ार में मौजूद हैं, तो उनकी जानकारी देता है। उसके लिए कई सारे गोलियां आती है, कई तरह की उसके अंदर अन्य डिवाइसेस भी आते हैं, तो उनके बारे में जानकारी दी जाती है इस कार्यक्रम के तहत। गर्भवती जो माताएं होती है उनकी देखभाल करने कि गर्भवती माता को किस तरह से पोषण उसको देना चाहिए,
किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, इस बात की जानकारी भी उस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। माँ और बच्चे की प्रसव के बाद देखभाल की जानकारी देना। अब माँ और प्रसव गया तो माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो प्रसव बाद में क्या क्या अपनाना चाहिए कि जैसे बच्चे को कोलेस्ट्रॉल जो होता है दूध वो पिलाना चाहिए, माँ को है वो किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, सारी बातों की जानकारी इस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। अगला है कि नवजात शिशु के स्तनपान के महत्व को जानकारी देना। नवजात शिशु के स्तनपान को महत्व की, नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। जैसे कोलोस्ट्रम होता है तो वो अमृत के समान माना जाता है, तो इस तरह से लोगों को समझा जाता है कि किस तरह से नवजात शिशुओं को स्तनपान जरूर करवाना चाहिए, इस बात की जानकारी भी दी जाती है। लड़का या लड़की को समान महत्व और समान अवसर देने की जानकारी इसमें दी जाती है कि समाज में जो लड़का और लड़की है उसको एक समझा जाना चाहिए, वो समान है, लड़का हो या लड़की, इस बात को, और उनको समान अवसर देने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे उनके आगे बढ़ने की हो या अन्य किसी भी तरह की उनकी अवसर हो, उसमें समानता रखनी चाहिए हमें। तो ये भी जानकारी इस कार्यक्रम के तहत लोगों को दी जाती है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि होती है और उससे कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती है, इस बात की भी जानकारी देनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि होगी, अगर ज़्यादा बच्चे उत्पन्न होंगे तो किस तरह से समस्याएं उत्पन्न होगी, चाहे वो रहने की समस्या हो, चाहे वो खाने की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे रोज़गार की समस्या हो, तो बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है जनसंख्या वृद्धि के साथ, तो उसकी भी जानकारी इस कार्यक्रम के तहत दी जाती है। यौन दुरुपयोग और यौन संबंधी अपराधों की जानकारी भी दी जाती है कि अगर किसी के साथ यौन संबंधी कोई अपराध होते हैं या दुरुपयोग होता है तो उसकी जानकारी दी जाती है और उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, ये भी लोगों को बताया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गर्भ में ही कन्या जो होती है, जो बेबी गर्ल होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो इसकी रोकथाम के लिए भी इसमें पूरी जानकारी दी जाती है। टीकाकरण को बढ़ावा देना, टीकाकरण किस तरह से रोगों से बचाता है, इसके बारे में जानकारी, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, इस बारे में सारी जानकारी टीकाकरण के द्वारा दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु उल्बेदन, जिसको अपन एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, जांच होती है, उस जांच को प्रतिबंधित करना। तो ये जांच क्या है कि कई बार डिसऑर्डर पता लगाने के लिए की जाती है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस टेक्निक को, या जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी, जिसको अपन यूएसजी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंडग्राफी, तो ये सोनोग्राफी और उल्बेदन जो टेक्निक होती है, इन टेक्निक को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि इनका कई तरह से कन्या भ्रूण हत्या में इनका इस्तेमाल होता है, या इनको, ये जो जांच होती है, इनको देख रेख में ही संपन्न करवाना चाहिए। जनन संबंधी नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये भी इस कार्यक्रम के तहत कोई नई नई खोजें हैं, नए नए आविष्कार है, चाहे वो गोलियां हो, चाहे किसी तरह का कोई अन्य गर्भ निरोधक उपाय हो, उसकी खोज, उनका अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है इस कार्यक्रम के तहत। ऐसे गर्भ निरोधक की खोज करना जिनका उपयोग सरल और सुरक्षित हो, इस कार्यक्रम के तहत ये काम भी किया जाता है कि ऐसे गर्भ निरोधक बनाने होते हैं जिनका उपयोग सरल और सुरक्षित हो। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सहेली क्या है, तो सहेली नामक गर्भ निरोधक एक गोली बनाई गई है, पिल्स। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ में एक केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको अपन कह रहे हैं CDRI। ये भारत के लखनऊ के अंदर स्थित है। उसके अंदर ये जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने रिसर्च करके सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज की है। तो ये एक जो गोली है, ये बहुत ही सुरक्षित और लेने में भी बहुत सरल है, और मुख के द्वारा ली जाने वाली ये गोली होती है। तो देखिए, सहेली इज वर्ल्ड फर्स्ट ओनली ओरल नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब सहेली है
ये विश्व की पहली एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल गोली है, मतलब मुंह से ली जाने वाली एक गैर जिसको स्टेरॉयड नहीं होता है, ऐसी ये पहली गोली है हमारे सहेली, जिसको लखनऊ की CDRI ने इसको बनाया, इसकी खोज की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सहेली क्या है और CDRI का फुल फॉर्म क्या है, और इस CDRI ने कौन सी महत्वपूर्ण काम किया है जनर स्वास्थ्य के लिए, तो वो है सहेली का आविष्कार या खोज। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब एक अपन बात और कर लेते हैं। देखिए उल्ब भेदन या एमनियोसिंटेसिस क्या है। तो एमनियोसिंटेसिस क्या है, तो अपन इसको आपको बता देते हैं कि एमनियोसिंटेसिस होता क्या है। तो देखिए एमनियोसिंटेसिस क्या होती है कि जैसे आपको एक बार बताया गया था कि ये भ्रूण है, इस भ्रूण के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं एमनियोन झिल्ली। ये एमनियोन झिल्ली है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं एमनियोन द्रव्य। एमनियोन द्रव्य। अब ये जैसे माँ के शरीर के अंदर है, तो क्या होता है कि यहाँ ये जो एमनियोन गुहा है, इस एमनियोन गुहा में ये एमनियोन फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, ये भ्रूण है। इस एक बारीक इंजेक्शन के द्वारा, एक बहुत ही बारीक इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, इस द्रव को निकाला जाता है थोड़ा सा इंजेक्शन में भर के। इस द्रव की जांच की जाती है। अगर कोई तरह की कोई रोग होता है इसमें, तो उस रोग का निदान प्रसव से पहले ही कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि इस एमनियोन द्रव को निकाल कर फिर जो जांच की जाती है, तो ये टेक्निक कहलाती है एमनियोसिंटेसिस या उल्ब वेदन या एमनियोसिंटेसिस। लेकिन अब इसका दुरुपयोग होने लगा है कि कई लोग इसी द्रव की जांच लिंग जांच में करवाते हैं। तो होता क्या है कि इस द्रव की जब जांच की जाती है तो एक बार बॉडी होती है, बार बॉडी। तो अगर ये बार बॉडी पाई जाती है तो इसका मतलब है ये जो भ्रूण है ये लड़की है। अगर बार बॉडी नहीं है तो इसका मतलब ये लड़का है। तो इस उल्ब वेदन टेक्निक का उपयोग रोगों की जांच में होना चाहिए था, लेकिन उसका दुरुपयोग होकर लिंग जांच में इसका दुरुपयोग होने लगा है, तो इसलिए इसको प्रतिबंधित भी किया गया है। तो ये है एमनियोसिंटेसिस। तो देखिए एमनियोसिंटेसिस है क्या कि विकासशील भ्रूण के चारों ओर स्थित एमनियोन गुहा से इंजेक्शन द्वारा एमनियोन द्रव्य निकालकर परीक्षण करना, यानी उसकी जांच करना क्या कहलाता है, उल्ब वेदन या एमनियोसिंटेसिस कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या था, विकासशील भ्रूण में आनुवांशिक असामान्यता का पता लगाना। असामान्यता का मतलब है उस विकासशील भ्रूण में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ रोग है या कुछ ना कुछ असामान्यता है, कोई एबनॉर्मलिटी है। तो उसकी डॉक्टर्स क्या करते हैं, जन्म से पहले ही उस एबनॉर्मलिटी को या असामान्यता को दूर कर देते हैं और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग होने लगा है। इसके द्वारा गर्भ के लिंग की पहचान की जा सकती है, जो कि एक इसका दुरुपयोग है। और ये जांच भी किसके द्वारा की जाती है, इसके अंदर एक बार बॉडी जांच के द्वारा ये इसकी कर लेते हैं। बार बॉडी जांच के द्वारा ये लिंग का पता लगा लेते हैं, जो इस प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो ये निश्चित रूप से ये रुकना चाहिए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है आनुवांशिक असमानता का पता लगाना, वही उसका उद्देश्य होना चाहिए। लिंग परीक्षण इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो बेबी गर्ल है वो बची रहेगी और लिंगानुपात भी है वो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।